हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक सेमेस्टर में। आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री की कंबाइन क्लास आने वाली है बच्चों, आप सभी के लिए कंबाइन क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री की दोनों की चलेगी। जो कि बच्चों आपको इस सेशन में फिजिक्स की क्लास चलेगी, फिजिक्स की भी चलेगी और केमिस्ट्री की भी कंबाइन क्लास चलेगी, केमिस्ट्री की भी कंबाइन दोनों की क्लास चलेगी। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों। आज की क्लास जो कि आज के हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज का हर सेशन, आज का जितने भी क्वेश्चन रहेंगे दोनों को मिक्स करके आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। आप सभी सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। जितना 30-35 क्वेश्चन होगा बच्चों आप सभी के लिए, आप सभी बच्चे सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज सभी के लिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेशन के लिए। आप सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और हम आज की क्लास इसलिए कंबाइन चला रहे हैं बच्चों, जो कि पेपर बहुत नज़दीक है, इसलिए आप सभी के लिए कंबाइन क्लास चला रहे हैं बच्चों। पेपर बहुत नज़दीक है इसलिए आप सभी के लिए कंबाइन क्लास चला रहे हैं कि आप सभी का सिलेबस कवर हो पाए बच्चों, सिलेबस और प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। तो आप सभी के लिए आज की क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री की दोनों क्लास चलाई जा रही है। और सेशन के लास्ट तक जो बच्चे बने रहेंगे उन्हीं फ़ायदा उठा पाएंगे, उन्हीं को पेपर देने में आसानी होती है बच्चों। जो पढ़े रहते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, वो पेपर तक यही कहते हैं पेपर में आया ही नहीं। इसलिए आज से बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं बच्चों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हीरा क्या है? हीरा क्या है बच्चों? आप सभी बच्चे जानते हैं कि हीरा क्या है? हीरा, हीरा क्या है? हीरा क्या है? हीरा क्या है? आप सभी बच्चे इसका राइट आंसर जरूर बताएंगे। हीरा क्या है? हीरा क्या है? हीरा क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तरल है। आप सभी बच्चे बताएंगे हीरा क्या है? हीरा एक तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तरल है। जो कि हीरा होता है वो क्या होता है? यौगिक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो दो घोल मिलता बनता नहीं, मिश्रण भी नहीं होता। तो तरल हीरा कहाँ कठोर पदार्थ होता, तरल थोड़ी हो सकता है। तो ये इसका मतलब आप सभी चीज़ जानते हैं, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर तत्व होता है। हीरा क्या होता है? एक तत्व होता है। हीरा क्या होता है? एक तत्व होता है। आप सभी बच्चे नोट कर लिए, क्वेश्चन का आंसर भी देख लीजिए। आप सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है नीचे, आप सभी जानते हैं ऑप्शन ये इसका राइट आंसर है। ये यहाँ लिखा है तत्व, तत्व इसका राइट आंसर है। आप सभी बच्चे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी बच्चे जानते हैं हीरा एक कठोर पदार्थ होता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, हीरा, ये सब बहुत कठोर पदार्थ होते हैं, बहुत कठोर पदार्थ बच्चों। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही बहुत कठोर पदार्थ होते हैं बच्चों। आप सभी बच्चे जानते हैं कि बहुत कठोर पदार्थ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं बच्चों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है विश्व का प्रत्येक, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम किसने कहा था? डाल्टन ने, कणाद ने, रदरफोर्ड ने, मोसले ने। आप सभी बच्चे जानते हैं कि विश्व में प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। विश्व में प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम इसको किसने कहा था? सर्वप्रथम इसको किसने कहा था कि जो पदार्थ है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है बच्चों, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन डी इसका कणाद है। ऑप्शन डी सही बच्चे नोट करेंगे, कणाद। कणाद ने जो कहा था वो कहा था कि जो अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यौगिक कौन सा है? निम्न में से यौगिक कौन सा है? पारा, ओजोन, वायु, अमोनिया। सभी बच्चे बताएंगे पारा, निम्न में से कौन सा यौगिक है? निम्न में से कौन सा यौगिक है? सभी बच्चे बताएंगे। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिया है बच्चों। आप सभी बच्चे चारों में से एक राइट आंसर जरूर बताएंगे। निम्न में से कौन सा यौगिक निमोनिया है? सॉरी बच्चों, निम्न में से कौन सा यौगिक है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, पारा, ओजोन, वायु, अमोनिया। अमोनिया। तो इसका डी भी आंसर है, अमोनिया ही इसका राइट आंसर है बच्चों। अमोनिया जो कि एक यौगिक है, अमोनिया है जो कि अमोनिया,
अमोनिया एक यौगिक है। अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। अमोनिया जो कि है एक यौगिक है। अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलें बच्चों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 4 नंबर है। निम्न में से कौन सा तत्व है? निम्न में से कौन सा तत्व है? निम्न में से कौन सा तत्व है? अभी आपको पहला क्वेश्चन ही सेम मैच कर रहा है। निम्न में से कौन सा तत्व है? मणिक, नीलम, पन्ना, हीरा। मणिक, नीलम, पन्ना, हीरा। निम्न में से कौन सा तत्व है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिया। आप सभी इसका राइट आंसर जरूर बताएंगे। अभी मैं पहला क्वेश्चन ही इसी बेस पर कराया हूँ। निम्न में से कौन सा तत्व है? उसमें भी तत्व के बारे में जिक्र किया है। जितने भी बच्चे अभी तक शुरू से क्लास देख रहे हैं उन सभी बच्चों को समझ में आएगा। पूरा क्लास समझ में आएगा सभी बच्चे। इसलिए सेशन के लास्ट तक और फर्स्ट से ही चालू करें। बीच में आकर सेशन को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप सभी बच्चे फर्स्ट और लास्ट दोनों देखें, सेशन को पूरा अंत तक ले जाएं। तो इसका राइट आंसर क्या बच्चों? हीरा। हीरा क्या है? एक तत्व है। अभी मैंने पहला क्वेश्चन में बताया था कि हीरा क्या है? एक तत्व है। हीरा क्या है? एक तत्व है। सभी बच्चे नोट करेंगे, हीरा क्या है? एक तत्व है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नोट कर लें सभी बच्चे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हीरा एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं बच्चों। तो ऑप्शन ये क्या कहता है बच्चों? तत्व। ऑप्शन ये क्या कहता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, इनमें से कोई भी नहीं। वायु क्या है? वायु, वायु का ये सूत्र भी होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वायु को कहते हैं। वायु का ही ये है CO2। वायु का सूत्र क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को CO2 कहते हैं। तो क्या है CO2? क्या है? आपसे बच्चे यहाँ से देखकर तो बिल्कुल बता सकते हैं सभी बच्चे CO2 क्या है। तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। CO2 क्या है? तो इसका राइट आंसर सभी बच्चों को आना चाहिए, मिश्रण है। CO2 क्या है? एक मिश्रण है। कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण है CO2। कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। CO2 क्या है? एक कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। CO2 क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन का एक मिश्रण है, घोल है, जो कि आप सभी को जिससे ऑक्सीजन लेते हैं तो O2 हो गया और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया। तो दोनों का ये कंबाइन होता है कि बच्चों ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसलिए आप सभी को CO2, वायु का क्या होता है? CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? सही बच्चे बताएंगे। वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा। वायु को आप जानते हैं कि वो मिश्रण है, रासायनिक यौगिक नहीं होता है। वायु एक मिश्रण होता है। ऑक्सीजन को भी जानते हैं, रासायनिक यौगिक नहीं है। आप सभी पारा को भी जानते हैं, जो कि टेम्परेचर को स्थगित करता है, नापता है, लेखा जोखा पारा ही करता है। कहते हैं नहीं पारे को लगाओ। पारा क्या है? टेम्परेचर को स्थगित करता है। नापा जोखी का काम क्या करता है? पारा ही करता है, टेम्परेचर ही करता है। पारा लेखा जोखी और टेम्परेचर को नापने का काम पारा ही करता है। तो इसी आप सभी वजह बताएंगे। वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा। अमोनिया का सूत्र भी होता है। इसका राइट आंसर भी CO3 है। अमोनिया, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। NH3। अमोनिया का सूत्र भी याद रखेंगे, अमोनिया इसका राइट आंसर है। रासायनिक यौगिक है। अमोनिया क्या है? एक रासायनिक यौगिक है। सभी बच्चे नोट करेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अमोनिया। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। अमोनिया क्या है? एक रासायनिक यौगिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमोनिया का है? एक रासायनिक यौगिक है। ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आप सभी के सामने दिख रहा होगा। तो इसका राइट आंसर है, मिश्रण क्या है? दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मिश्रण आप सभी बताएंगे। आप सभी बच्चे मिश्रण बताएंगे। मिश्रण दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मिश्रणों को आप लोग पहचानेंगे, मिश्रणों को बताएंगे। मिश्रणों को पहचान कर आप सभी बच्चे बताएंगे। ऑप्शन ए
बी, सी, डी। 4 ऑप्शन आप सभी सामने दिया। आप सभी बच्चे चारों में से आप सभी बच्चे राइट आंसर जरूर बताएंगे। दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर भी है ऑप्शन ये, दूध, जो कि एक मिश्रण है। दूध क्या है? एक मिश्रण है। नोट कर लेंगे सभी बच्चे, दूध क्या है? एक मिश्रण है। इस्पात भी लोहा होता है, हम जानते हैं। इस्पात, जस्ता, ये सब मिश्रण नहीं होता है। लोहा लोहा ये सब मिश्रण नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी वो रासायनिक यौगिक का सूत्र है जो कि तत्वों से मिलकर बना होता है, तो भी मिश्रण नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक वो अलग पहचान का है। तो इसलिए आप सभी मिश्रण के लिए दूध को ही परफेक्ट मान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर भी यहाँ नीचे स्क्रिप्ट में दिया होगा बच्चों, देख लीजिए। ये यहाँ भी लिखा है साफ साफ, आप सभी बच्चे देख सकते हैं। यहाँ नीचे लिखा है ये, मैं इसको ब्लर कर देता हूँ कि आप सभी बच्चे यहाँ से देखकर पहले क्वेश्चन का आंसर बताएं, बाद में आप लोग अपना आंसर देख सकते हैं। सेशन के लास्ट में आप सभी बच्चे यहाँ से आंसर देख सकते हैं हर चीज़ का। तो इसका इसलिए मतलब है कि आप सभी बच्चे, इस मिश्रण क्या है? दूध है। मिश्रण को आप सभी बच्चे नोट करेंगे, दूध है। आपका राइट आंसर क्या है? दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं बच्चों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सीमेंट, सोडियम, इनमें से कोई नहीं। कांच भी शुद्ध नहीं है। आप सभी जानते हैं कांच में कुछ ना कुछ मिक्स होता है। ये भी आपने कहीं पढ़ा होगा कि कांच में कुछ ना कुछ तो मिक्स होता है बच्चों। कांच भी एक शुद्ध पदार्थ नहीं है, जो कि पहला ऑप्शन हमारा गलत ही हो जाता है कि कांच कोई शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो इसलिए ये भी, सीमेंट भी शुद्ध पदार्थ नहीं। सीमेंट में मिलावट होती है। जिप्सम का प्रयोग सीमेंट में ही किया जाता है। जिप्सम, जिसके कठोर बनाने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भी सीमेंट में किया जाता है, जो कि बहुत कड़क और बहुत मजबूत पकड़े। सीमेंट इसलिए बनाया जाता है जो कि बच्चों, जो कि बहुत मजबूत और बहुत कड़क पकड़े, जो कि बहुत मजबूत और बहुत कड़क पकड़े। इनमें से कोई नहीं भी, ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर है, सोडियम। सोडियम इसका राइट आंसर है, सोडियम। सोडियम सभी बच्चे नोट करेंगे, सोडियम ही इसका राइट आंसर। कितना? सोडियम। सोडियम ही इसका राइट आंसर है, सोडियम। नोट कर लेंगे सभी बच्चे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सोडियम। सोडियम क्या है? एक शुद्ध तत्व है, Na। सोडियम का सूत्र भी होता है Na। सोडियम का सूत्र कितना होता है? Na। नोट कर लें सभी बच्चे, नोट कर लें सभी बच्चे, सोडियम का सूत्र होता है Na। सोडियम एक शुद्ध धातु है। एक दो क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन में मिल जाएगा। एक दो क्वेश्चन आप सभी को एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन में मिल जाएगा। आप सभी बच्चे सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों। सभी बच्चे सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणु में निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार के जो परमाणु होता है वो निम्न में से किस में मिलते हैं? एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं निम्न में किस में मिलते हैं? खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, खनिज तत्व में, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिया है कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलते हैं? खनिज में तो मिलेंगे नहीं एक ही प्रकार के परमाणु, आप भी जानते होंगे। सारे बच्चे इस चीज़ को जानते हैं, खनिज में नहीं मिलेगा, ना ही खनिज मिश्रण में मिलेगा। खनिज में दोनों नहीं मिलेगा। इनमें से कोई नहीं, इसका ऑब्वियसली बात है, आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसका राइट आंसर भी है प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक में जो कि एक ही प्रकार के परमाणु मिल सकते हैं। प्राकृतिक में एक ही प्रकार के परमाणु मिल सकते हैं। प्राकृतिक है जो कि उसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिल सकते हैं। प्राकृतिक में एक ही प्रकार के परमाणु मिल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ये है बच्चों हमारा केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिजिक्स की क्लास चलेगी। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्रव्यमान के विचार 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्रव्यमान के विचार से एक निश्चित अनुपात का संयोग करने से बना पदार्थ। संयोग 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोग करने से बना एक न्यू पदार्थ तो क्या कहता था? तो यौगिक मिश्रण।
तत्व यौगिक मिश्रण, तत्व यौगिक मिश्रण, तत्व यौगिक मिश्रण आपसे बच्चे तब बताएंगे। तत्व यौगिक मिश्रण, तत्व यौगिक मिश्रण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपसे? तत्व तो हो ही नहीं सकता, मिश्रण भी नहीं हो सकता, ठोस भी नहीं, तो यौगिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? यौगिक, यौगिक, यौगिक इसका राइट आंसर है। यौगिक आपसे बच्चे नोट करेंगे, यौगिक इसका राइट आंसर क्या है? यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले बच्चों, कम फिजिक्स क्लास चले बच्चों फिजिक्स की, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स की ओर चलते हैं। आज का हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है आज का हमारा, आज का हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है बच्चों, आज का हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये बच्चों हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन फिजिक्स का है। और जितने भी बच्चे तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सेशन के लास्ट तक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फिजिक्स के, सारे महत्वपूर्ण को क्वेश्चन आज लेके आए गए विद्युत के, जो कि है सारे फिजिक्स के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे नोट करेंगे यहाँ से फटाक से। तो आप सभी को बता दें, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो क्षण में ऋणावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, उदासीन रहती है, पहले ऋणावेशित फिर धनावेशित। चार ऑप्शन आप सभी सामने दिया है, चारों में से आप सभी बच्चे राइट आंसर जरूर बताएंगे। चार ऑप्शन आप सभी सामने दिया है, चारों में से आप सभी बच्चे राइट आंसर जरूर बताएंगे। तो क्या आ जाता है, वो क्या हो जाता है? तो वो क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। वो क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है बच्चों। कोई भी छड़ को आप रेशम पे रगड़ेंगे, कोई कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाता है। उसमें प्लस का एक चार्ज चढ़ जाता है, चार्ज, तो उसी को क्या कहता है? धनावेश, धन है, धन आवेश इसके पास है। चार्ज को आवेश कहते हैं, आवेश। जैसे किसी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो उसे आवेश दे रहे हैं, तभी तो चार्ज होगा, इसके पहले वो चार्ज ही नहीं हो सकता, तो इसलिए धनावेशित कर रहे हैं, उसको हम धनावेशित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके किस पर निर्भर करता है? किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके किस पर निर्भर करता है? आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कुछ आंतरिक व कुछ बाहरी पृष्ठ पर, सभी सत्य हैं। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे इसका राइट आंसर जरूर बताएंगे। फटाक से जल्दी सभी बच्चे जल्दी से राइट आंसर जरूर बताएं इसका। सभी बच्चे इसका राइट आंसर जरूर बताएं, सभी बच्चे इसका राइट आंसर जरूर बताएं, सभी बच्चे इसका राइट आंसर जरूर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है बच्चों, जहाँ समझ लीजिए, बाहरी पृष्ठ पर। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश किस पर रहता है? उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, उसके बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, उसके बाहरी पृष्ठ पर। किस पे? बाहरी पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर, पृष्ठ पर, उसके किस पर? बाहरी पृष्ठ पर। सभी बच्चे नोट करेंगे, उसके बाहरी पृष्ठ पर। कोई भी धनावेशित संपूर्ण आवेश किस पर रहता है? उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल से संबंधित, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल उस पे किस पे संभावित होता है? दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किससे संबंधित होता है? दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस पे संबंधित होता है बच्चों? किस पे संबंधित होता है? एम्पियर के नियम पर, कूलाम के नियम पर, फैराडे के नियम पर, ओम के नियम पर। सभी बच्चे इसका राइट आंसर जरूर बताएंगे, सभी बच्चे इसका राइट आंसर जरूर बताएंगे। तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है, कूलाम के नियम पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कूलाम के नियम पर, कूलाम के नियम पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कूलाम के नियम पर। सभी बच्चे नोट करेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर क्या बच्चों? कूलाम के नियम पर। किसके नियम पर विद्युत के दो आवेशों के बीच लगने वाला बल संबंधित होगा? कूलाम के नियम पर। किसके नियम पर? कूलाम के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान क्या होगा? यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए
यह दो आवेश हैं, एक मैं यहाँ प्लस को रख दिया हूँ, यहाँ माइनस है, इसके बीच कितनी दूरी है? इसको अगर आधा करके माइनस यहाँ कर दिया जाए, इसको काट दिया जाए, उसको आप माइनस यहाँ कर दिया जाए, इसके बीच की दूरी आधा कर दिया, तो उसके मध्य बल का मान क्या होगा? उसके मध्य बल का मान क्या होगा बच्चों? उसके बल का मान क्या होगा? उसके मध्य जो बल का मान होता है वो क्या होगा भाई? चौगुना हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर क्या हो जाए? चौगुना। उसके मल का उसके बीच का बल क्या होगा? चौगुना हो जाए, चौगुना हो जाएगा, चौगुना, चौगुना हो जाएगा। उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? चौगुनी होनी जाएगी। बल जो कि कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगा? चौगुना हो जाएगा। जब ये इसको नज़दीक करेंगे तो उसके बाद कार्य करने की क्षमता जानते हैं आप लोग, चौगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आवेशों में होता है, समान आवेशों में होता है बच्चों, सभी बच्चे बताएंगे। समान आवेशों में होता है आकर्षण, आसंजन, आकर्षण, आसंजन, विकर्षण, संजन, संसर्जन। दो समान आवेशों के बीच क्या होता है? सभी बच्चे जानते हैं दो समान आवेशों के बीच क्या होता है। दो समान आवेशों के बीच क्या आकर्षण हो ही नहीं सकता, असंजन हो ही नहीं सकता, विकर्षण हो ही नहीं सकता, संसर्जन हो ही नहीं सकता। तो सभी बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो सकता है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? विकर्षण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है विकर्षण, 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 विकर्षण इसका राइट आंसर क्या बच्चों? विकर्षण। सभी बच्चे नोट करेंगे विकर्षण इसका राइट आंसर, विकर्षण, विकर्षण इसका राइट आंसर क्या है? विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले बच्चों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विकर्षण है इसका राइट आंसर बच्चों। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एबनाइट की छड़, जब एबनाइट की छड़ी को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, जब एबोनाइट की छड़ बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, एबोनाइट की जो छड़ होती है उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, बिल्ली की खाल होती है उस पर रगड़ा जाता है, तो ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है? उदासीन रहती है, पहले ऋणावेशित फिर धनावेशित हो जाती है बच्चों। सभी बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाए। जब एबोनाइट की छड़, जब एबोनाइट की छड़ बिल्ली की खाल पे रगड़ा जाता है तो वो क्या होता है बच्चों? जब एबोनाइट की छड़ बिल्ली की खाल पे रगड़ा जाता है, बिल्ली की खाल पे रगड़ा जाता है, जब एबोनाइट की छड़ बिल्ली की खाल पे रगड़ा जाता है तो क्या होता है? ऋणावेशित हो जाती है बच्चों। क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है, वो माइनस में चली जाती है, ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित हो जाती है। जब बिल्ली की एबोनाइट की छड़ बिल्ली की खाल पे रगड़ा जाता है, जो कि एबोनाइट की छड़ होती है वो बिल्ली की खाल पे रगड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगी बच्चों? ऋणावेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। सभी बच्चे नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सभी के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, वस्तुओं का आवेशन, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन होता है जिसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, इलेक्ट्रॉन के, पॉजिट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन के, पॉजिट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के। चार ऑप्शन आप सबके सामने दिया है बच्चों, चारों में से आप सभी बच्चे इसका राइट आंसर जरूर बताएंगे। वस्तुओं का आवेशन, वस्तुओं का आवेशन होता है किसके, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ नोट कर लीजिए सभी बच्चे, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन के, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप होता है स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप होता है, इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप होता है। सभी बच्चे नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, यदि आसमान में बिजली गिरने वाली हो तो कार में सुरक्षित रहने के लिए, यदि आसमान में बिजली गिरने वाली हो तो कार में असुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियों को बंद कर ले, कार की खिड़कियों को खोल देंगे, कार से उतर कर नीचे बैठ जाएंगे, कार के ऊपर बैठ जाएंगे। यदि आसमान से बिजली गिरने
की संभावना हो तो कार में सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे हम? जैसे आसमान में बिजली गिरने की संभावना हो तो कार में हम किस प्रकार रहेंगे? तो ऑप्शन ये इसका राइट है, कार की खिड़कियों को सारे बंद कर लेंगे। कार की खिड़कियों को सारे बंद कर लेंगे। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर है, कार की खिड़कियों को सारे बंद कर लेंगे हम लोग। कार की खिड़कियों को आप लोग सारे बंद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा दूरी के वर्गीय व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि यह नियम ओम के नियम, किरचॉफ के नियम, कूलॉम के नियम, फैराडे के नियम, चार ऑप्शन आप सभी में किस पर नियम निर्भर करता है? दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, अभी आपको उसको पहला क्वेश्चन में ही बताया गया था, उसके कुछ पहले क्वेश्चन में ही बताया गया था। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहता है? ओम के नियम को, किरचॉफ के नियम का, कूलॉम के नियम पर, फैराडे के नियम पर। किस नियम को फॉलो करता है या किस नियम के फॉलो करता है? तो बच्चों आप सभी के लिए बता दूं, यह किस नियम के लिए फॉलो करता है? यह किस नियम के लिए फॉलो करता है? तो कूलॉम के नियम का। कूलॉम के नियम का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर क्या है? कूलॉम के नियम को, कूलॉम के नियम को, कूलॉम के नियम को फॉलो करता है। कूलॉम के नियम को, कूलॉम के नियम को फॉलो करता है। यह किस नियम को फॉलो करता है? कूलॉम के नियम को। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी ओर चलते हैं। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर लें और सेशन के लास्ट तक सभी बच्चे बने रहेंगे। सेशन के लास्ट तक सभी बच्चे बने रहेंगे। अभी 10 मिनट क्लास चलेगी, मुश्किल से 10 ही मिनट क्लास चलेगी बस। सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। किसी विद्युत परिपथ में इकाई का धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य किसमें मापा जा सकता है? किसमें मापा जा सकता है? किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, इकाई की जो धन आवेश है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किसका कार्य होता है? प्रतिरोध का, विभवांतर का, धारा के, विद्युत प्रतिरोध की प्रबलता का, विद्युत धारा की प्रबलता का, सॉरी बच्चों, विद्युत धारा की प्रबलता का, विद्युत धारा की प्रबलता का किसका पालन करता है? विद्युत धारा की प्रबलता का, किसका? विभवांतर का। तो इसका राइट आंसर क्या बच्चों? विभवांतर का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? विभवांतर का, विभवांतर का, विभवांतर का, विभवांतर का पालन करता है। किसका पालन करता है? विभवांतर का, विभवांतर का पालन करता है। किसका पालन करता है? विभवांतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, क्यों? धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें उनके परमाणु हल्के होते हैं, उनमें गलनांक उच्च होता है। उपयुक्त सभी उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी बच्चे नोट करेंगे उनमें क्या होते हैं? उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर है। इसमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी बच्चे नोट कर ले, इसमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलें बच्चों। इनमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। सभी बच्चे नोट कर लिए। अगले क्वेश्चन के चलते हैं बच्चों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चे नोट करेंगे। निम्न में से सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन है? निम्न में से सर्वोत्तम विद्युत का चालक कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत का चालक कौन सा है बच्चों? विद्युत का जो चालक करता है वो सर्वाधिक कौन सा है?
तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी। तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी। विद्युत में सर्वोत्तम विद्युत का चालक करता है। चालक और कुचालक दो ही होते हैं, जो कि चालक पूछा है, कुचालक भी नहीं पूछा है बच्चों। तो आपसे बच्चे इसका राइट आंसर जरूर बताएंगे। चांदी है, जो कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? चांदी। चांदी विद्युत का सुचालक होता है। चालक होता है, सुचालक होता है। चांदी विद्युत का चालक या सुचालक होता है। क्या होता है? चांदी विद्युत का सुचालक और चालक होता है। सभी बच्चे नोट कर ले, चांदी विद्युत का चालक और सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे के लिए, अतिचालक का लक्षण होता है। सभी बच्चे बताएंगे यहाँ अतिचालक का लक्षण होता है। अतिचालक का लक्षण होता है बच्चों, अतिचालक का लक्षण होता है। उच्च पारगम, निम्न पारगम, शून्य पारगम, अनंत पारगम। चार ऑप्शन आप सबके सामने दिया है, चारों में से आप सभी चीज़ का राइट आंसर जरूर बताएंगे। उच्च पारम, निम्न पारगम, शून्य पारगम, अनंत पारगम। सभी बच्चे इसका राइट आंसर जरूर बताएंगे। सभी बच्चे इसका राइट आंसर जरूर बताएंगे। सभी बच्चे इसका राइट आंसर जरूर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर बच्चों शून्य पारगम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर क्या बच्चों? शून्य पारगम। शून्य पारगम, शून्य पारगम इसका राइट आंसर क्या बच्चों? शून्य पारगम। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं बच्चों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? निम्न में से जर्केनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, आर्सेनिक। अर्धचालक नहीं, निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं? निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो ऑप्शन डी आर्सेनिक, जो कि है अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है बच्चों, नोट कर लेंगे। आर्सेनिक जो कि है अर्धचालक नहीं है। आर्सेनिक क्या है? अर्धचालक नहीं है। आर्सेनिक जो कि है वो अर्धचालक नहीं है। आर्सेनिक क्या है बच्चों? अर्धचालक नहीं है। आर्सेनिक जो कि है वो अर्धचालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ऐसे पदार्थ जिनमें समान अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों में प्राप्त किए जा सकते हैं कहलाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन उनके पास नहीं होते, विशेष परिस्थितियों में प्राप्त किए जा सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में प्राप्त किए जा सकते हैं तो इसे क्या कहते हैं? विशेष परिस्थितियों में प्राप्त किए जा सकते हैं तो क्या होता है? अर्धचालक होता है बच्चों, अर्धचालक। अर्धचालक को विशेष परिस्थितियों में प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर क्या बच्चों? अर्धचालक। अर्धचालक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अर्धचालक, इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? अर्धचालक। अर्धचालक क्या है? विशेष परिस्थितियों में प्राप्त किया जा सकता है। अर्धचालक जो कि है वो विशेष परिस्थितियों में प्राप्त किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में प्राप्त किया जा सकता है अर्धचालक जो कि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप को बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं चालकता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ये है, प्रतिरोध बढ़ता है चालकता घटती है। प्रतिरोध घटता है चालकता बढ़ती है, दोनों घटते हैं, दोनों बढ़ते हैं। चार ऑप्शन आप सामने दिया। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं चालकता का प्रभाव। तो प्रतिरोध बढ़ता है चालकता घटती है, आश्चर्य बात है। प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घटती है। प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घटती है। प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घटती है। क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घटती है। इस कंडीशन में प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घटती है। इस कंडीशन में क्या होता है? प्रतिरोध भी बढ़ जाता है और चालकता भी घट जाती है। तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर बच्चे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलेंगे बच्चे फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तांबा विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि तांबा विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, इसका या सस्ता होता है या बहुत टिकाऊ होता है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता बहुत निम्न होती है। चार ऑप्शन आप सबके सामने दिया है। चार ऑप्शन आप सबके सामने दिया है बच्चों, चार ऑप्शन आप सबके सामने दिया है। इसका राइट आंसर जरूर बताएंगे।
तो इसकी प्रतिरोधकता बहुत बहुत निम्न होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर क्या बच्चों, प्रतिरोधकता बहुत निम्न होती है। जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत निम्न होती है, प्रतिरोधकता इसमें बहुत निम्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने लिए, इलेक्ट्रॉन करंट यूनिट है, इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन जो करंट का यूनिट है किसमें नापा जाता है इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट, केल्विन, मोल, कैंडिला, एम्पियर। इलेक्ट्रॉन का जो करंट यूनिट है उस किसमें नापा जाता है, कैंडिला में केल्विन, ताप का केल्विन होता है, पदार्थ का मोल होता है, कैंडिला कैंडिला पदार्थों की मात्रा का होता है, कैंडिला नहीं पदार्थ की मात्रा का मोल होता है बच्चों, कैंडिला किसी का होता है एम्पियर धारा का होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब होता है एम्पियर बच्चों, साफ साफ मतलब है इसका एम्पियर। इसका राइट आंसर क्या बच्चों का एम्पियर, ऑप्शन डी नोट कर लेंगे एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों आप सभी के लिए, आपस में जुड़ी दो आवेशों के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे समान आवेश पर हो, समान धारिता पर हो, समान प्रतिरोधकता पर हो, समान विभव पर हो। सभी बच्चे बताएंगे। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बदलती यदि वह समान आवेश पर हो, समान धारिता पर हो, समान प्रतिरोधकता पर हो, समान विभव पर हो। तो इसका राइट आंसर क्या बच्चों, ऑप्शन डी समान विभव पर हो, समान विभव पर हो, समान विभव पर हो। समान विभव पर हो, समान विभव पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, प्रत्यावर्ती धारा एसी और डिस्क धारा डीसी में बदला जा सकता है। फिल्टर के द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा, मोटर के द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा। ट्रांसफार्मर में एसी करंट होता है, आपसे भी बता दें। बैटरी हो गया, ये सब हो गया, इसमें डीसी करंट पाया जाता है, डिस्ट धारा पाया जाता है। और एक ट्रांसफार्मर हो गया, जो इतनी लाइनें होती हैं उसमें आप सभी बच्चे एसी करंट पाएंगे। उसमें क्या होता है, एसी करंट, उसमें बचने की क्षमता होती है, लेकिन डीसी करंट में बचने की क्षमता नहीं होती। आगे आपको डीसी करंट नहीं मारा तो उसमें बचने की क्षमता बहुत कम होती है, और एसी करंट में बचने की क्षमता ज़्यादा होती है बच्चों। तो इसलिए रेक्टिफायर जो कि होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। रेक्टिफायर को एसी करंट से डीसी करंट में बदला जा सकता है, एसी करंट को डीसी करंट में बदला जा सकता है रेक्टिफायर के द्वारा। हम लिख देते हैं यहाँ रेक्टिफायर के द्वारा इसको बदला जा सकता है। आपसे बच्चे नोट कर लेंगे, रेक्टिफायर के द्वारा इसको बदला जा सकता है। और जिन्हें बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए थे जल्दी से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। सभी बच्चे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।